वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो, जिसके अंदर हमने पिछली दो वीडियो में देखा था, आपका इंट्रोडक्शन क्या था और आपके जो अलग अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन तीनों में हमने आपका डिफरेंस देखा था। आज हमको दो चीज़ों में और डिफरेंस देखेंगे, एक आपका कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करें आपका कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है वो, तो कॉस्ट कंट्रोल आपको सिंपल से क्या होगा कि आपने जो भी अपना एक बजट बनाया होगा, मतलब जो भी हम कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं या कुछ सर्विस देना चाहते हैं, तो उसमें जो भी हमारा कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, ठीक है, उस सबको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि हमारी जो कॉस्ट है हम उसको एक लिमिट के अंदर से हम रखना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपका क्या करे, जो भी आपने प्री डिटरमाइन अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो, और जो आपके एक्चुअल में आपके जो रिजल्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई वेरिएशन है तो उसको देखना, ठीक है, और अपनी कॉस्ट को उन दोनों के बीच में रखना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने कोई भी एक स्टैंडर्ड सेट किया है ना, ये स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखनी है हम आपका सिंपल। मान लो जैसे आपने कोई बजट सेट किया है आपने, ठीक है, जैसे बजट हमने पढ़ा था कि आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, उसको बनाने में आपका इतनी कॉस्ट आने वाली है ना, जो उसकी कॉस्ट होगी वो आपकी मान लो और 10,000 आपने उसकी कॉस्ट रखी थी, ठीक है, और एक्चुअल में जो आपकी उसकी कॉस्ट आई है वो कुछ ज़्यादा आ गई, मतलब 12,000 आ गई है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएशन आया 2,000 का, हम इसको आपका वो करेंगे, नोट करेंगे, फिर इसको रिपोर्ट कर देंगे, है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारी कॉस्ट जो है हम चाहते हैं कि जो हमने पहले स्टैंडर्ड अपने सेट किए थे वो उतनी ही रहे, है ना। उसके लिए अलग टूल हम यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एनालाइज करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़ें, टूल्स क्या क्या होते हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। सिंपल सा कॉस्ट कंट्रोल आपको क्या होगा, जो भी आपने स्टैंडर्ड पहले सेट किए थे, प्री डिटरमाइन किए थे, अपनी कॉस्ट को उसकी लिमिट में रखना, है ना। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, और सिंपल जैसे नाम है इससे, कॉस्ट को हमें कंट्रोल करना है ना, उसको एक लिमिट में रखना है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हमारी ना निकल जाए। अब हम स्टेप्स की बात करें, क्या-क्या स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं आपके। सिंपल से पहले आप अपने जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें आप सेट कर लो, है ना। या आपको जो बजट है आप वो बना लें पहले अपना, कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है या मुझे ये सर्विस देनी है, तो उसमें कितनी-कितनी मेरी कॉस्ट आनी चाहिए, है ना। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें मेरा कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितना लेबर आवर्स में मेरी लगेगी, तो क्या कॉस्ट आएगी उसकी मेरी, है ना। ये सारी चीज़ें हम अपना पहले सेट करते हैं, पहले बजट बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो वो आपको अपना सेट कर देना है। अलग-अलग डिपार्टमेंट के क्या-क्या वो होने वाले हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, ठीक है, उनको हमें बता देना है। और जो भी आपकी कॉस्ट टारगेट है उनको आपको सेट कर देना है, और क्या लिमिट्स होगी उनकी, कि भाई एक डिपार्टमेंट इससे ज़्यादा नहीं आपका कॉस्ट इंकर कर सकता है, या इससे ज़्यादा आप मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, या इससे ज़्यादा लेबर का आप कॉस्ट नहीं उठा सकते। वो सब चीज़ें आपको डिफाइन कर देनी है पहले, उन स्टैंडर्ड्स को आपको सेट कर देना है। फिर उसके बाद आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी हुई है ना, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है, जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जो हम बजट बना रहे हैं, वो सेम हो ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली में कुछ और आपका कॉस्ट निकल के आती है। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपने कोई भी बजट बनाया था आपका कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें मेरे को 10 लेबर लगेगी, ठीक है, और उसका रेट आपने कुछ भी सेट किया होता, ठीक है, 10 जो लेबर मुझे मिलेगी, और मैं उनको कुछ भी कितने रुपए की रेट से उनको पेमेंट कर सकता हूँ। मान लो आप उन्हें 100 रुपये घंटे के हिसाब से उन्हें पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और जो आपको एक्चुअल में लेबर लगी है वो आपको 10 से ज़्यादा लगी है, ठीक है, मान लो 12 लगी, और उनका जो रेट था वही पर आवर का 150 से ऊपर था, ठीक है। तो एक्चुअल में कुछ और परफॉर्मेंस हो सकती है, और आपने जो सेट करा वो कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमें वो आपको देखना है, उसे मेजर करना है, ठीक। फिर थर्ड स्टेप आपका आता है जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो, ठीक है, और जो आपने स्टैंडर्ड बनाए थे उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है कि उन दोनों को कंपेयर करना है ना। जो आपको बजट कॉस्ट थी और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, क्या उनको वेरिएशन वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपको देखना है ना। और अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपको होता है वेरिएशन एनालिसिस, मतलब जो भी दोनों के बीच में जो भी वेरिएंस आया उसको हमें एनालाइज करना है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है उनको बताना, ठीक है। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल आपके बजट को भी चेंज कर सकते हैं, या जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे पहले, उन स्टैंडर्ड्स को भी हम अपना चेंज कर सकते हैं ना, अमेंड कर सकते हैं उनको। तो इस तरीके से हम अपना सिंपल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल करना होता है। पहले अपना स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर एक्चुअल और आपकी जो प्री स्टैंडर्ड आपके कॉस्ट वगैरह थी उनको दोनों को आपस में कंट्रोल वो करना, आप कंपेयर करना। फिर अगर कुछ भी उन दोनों में कुछ वेरिएंस आ रहा है तो उसको क्या करना, सिंपल नोट करना, और फिर उसमें जो भी आपके नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो लेना, और अगर जरूरत पड़े तो आपके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेंज भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें अगर हम, ठीक है, तो मान लो एग्जाम्पल के लिए इसमें आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने अपना एक बजट सेट किया हुआ है कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए, है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने कुछ बजट बनाया, ठीक है। अब हुआ क्या, जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस था उसमें कंपनी ने ये मॉनिटर किया कि भाई जो उनका एक्चुअल कॉस्ट है ना मटेरियल की, जो उनकी मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट है और लेबर की, ओवरहेड की, ये तीनों की जो एक्चुअल कॉस्ट है उनको उन्होंने मॉनिटर किया रेगुलर, ठीक है। अब इनको क्या पता चला कि यहाँ पे ना एक वेरिएंस एनालिसिस उन्होंने किया, ठीक है, कंपेयर किया उन्होंने जो आपका एक्चुअल कॉस्ट थी उसको और बजट जो थी, उन दोनों को उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया। अब यहाँ पे क्या निकल के आया इनके पास कि जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो अगर वो ज़्यादा आ रही है आपके बजटेड अमाउंट से, ठीक है, मान लो 10,000 का आपने बजट रखा था और आपकी एक्चुअल कॉस्ट 12,000 की आ रही है, तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है ना, ये जो 2,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ठीक है। वो उस चीज़ को वो क्या करेगी, एनालाइज करेगी। हो सकता है कि वो जो आपका इंक्रीज आ रहा है वो रॉ मटेरियल की प्राइस में इंक्रीज हो गया हो, ठीक है, या प्रोडक्शन में आपकी इनफिशिएंसी हो गया, आपने ठीक से प्रोडक्शन नहीं किया, आपने वेस्टेज ज़्यादा किया, ऐसा हो सकता है ना। तो रीजंस को वो ढूंढेंगे कि भाई क्यों ये कॉस्ट ज़्यादा आ रही है हमारी, ठीक है। तो जो भी आपके करेक्टिव एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे, है ना। जैसे भाई जो आपके सप्लायर है उसके साथ आप रिनेगोशिएट करेंगे, आप, है ना, प्राइस का आप ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, या आप बल्क में कर देंगे चीज़ों को, है ना, या जो आपका प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उससे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ बनाएंगे, है ना,
इन सब चीज़ों को आप करेंगे, जिससे आपकी जो कॉस्ट होगी वो वापस आपकी क्या हो जाएगी, आपके लिमिट में आ जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। जो आपने बजट किया था उसकी अलाइन हो जाएगी वो आपकी जो कॉस्ट होगी, है ना? तो इस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं आपका। कॉस्ट रिडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है? जैसे कॉस्ट कंट्रोल सिंपल सा जो आपकी मीनिंग थी, वैसे ही कॉस्ट रिडक्शन भी है। सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है ना? जो मेरी कॉस्ट अब एक्चुअल में आई है, उससे मुझे कम करना है, ठीक है? ऊपर से ऊपर जो हमने देखा वो तो कॉस्ट कंट्रोल थी कि मुझे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है कैसे भी करके। एक मैंने बजट सेट किया हुआ है, मुझे उसके अंदर-अंदर अपना कॉस्ट को रखना है, उससे ज़्यादा नहीं होने देना मुझे अपनी कॉस्ट को, ठीक है? अब कॉस्ट रिडक्शन में क्या करते हैं, एक्चुअल में उस चीज़ को कम करते हैं, ठीक है? वो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आता है, ठीक? जैसे कॉस्ट रिडक्शन क्या है आपका सिंपल सा एक एक आपकी ऐसा एफर्ट है जो आपके एक्सपेंसेस को कम करता है ना? और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन कैसे करता है? बिना आपकी जो क्वालिटी है उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे। क्वालिटी सेम रहेगी, आप अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, है ना? मतलब जैसे आपने जो चीज़ आपको 10,000 का आपने बजट बजट बनाया था, ठीक है? अब आप कोशिश करेंगे कि भई जो चीज़ मैं 10,000 का मैंने बजट बनाया था, तो उसे मैं कैसे भी करके 8,000 में कंप्लीट कर दूँ। तो अगर आप उसे 8,000 में कंप्लीट कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिलेगा, है ना? बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो ये कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आता है, ठीक है? कॉस्ट कंट्रोल में सिंपल से क्या होगा कि भई आपने 10,000 का बजट रखा था, उससे ज़्यादा कॉस्ट आपकी आ गई, तो आपको उसे लिमिट में रखना है, 10,000 से ऊपर कॉस्ट नहीं होने देनी है। यहाँ पर आपकी बजट तो ठीक है, आपने बजट 10,000 का ही बनाया हुआ है अभी भी, लेकिन इस बार आप चाहते हैं कि भई मैं कम से कम कॉस्ट में इसको बनाऊँ, मैं कॉस्ट को कम से कम कर दूँ, कॉस्ट रिडक्शन कर दूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिले, है ना? और क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी वही रहेगी आपकी, बस आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है ना? कॉस्ट कम करना चाहते हैं, 10,000 से कम, 10,000 का बजट था आपका, उससे भी कम करना चाहते हैं, तो 1,000 का आपको क्या हो जाएगा, मान लो 10,000 का बजट था, 8,000 में आपने कंप्लीट कर दिया, तो 2,000 का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है ना? तो ये कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आता है आपका फिर। और किन-किन तरीकों से हम कर सकते हैं, क्या-क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए। जैसे आप प्रोसेस को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपका वर्क फ्लो है आपका सिंपल सा जो भी वर्क फ्लो है आपका या आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको स्ट्रीमलाइन करना, स्मूथ करना, ठीक है? कुछ भी उसमें बॉटलनेक अगर आपका आ रहा है यानी कुछ भी ऐसा प्रोसेस आपका आ रहा है, जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को या आपके वर्क फ्लो को स्लो कर रहा है, उसको हटा देना सिंपल सा। जैसे आपके वर्कर्स होते हैं, है ना? आप उन्हें क्या करते हो लेबर्स जो जो आपके हो गए, तो मान लो आप उनको 8 घंटे काम करा रहे हैं और आपको 8 घंटे काम कराने का 1 दिन का मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? समझने के लिए सिर्फ़ कि 1 दिन काम कराने के लिए आप उनको ₹1000 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं 8 घंटे काम करने के लिए, ठीक है? अब उसमें बीच में आपको ब्रेक भी होता है ना? कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा आपका आइडल जो आपका टाइम होता है, तो मान लो 1 घंटे का ब्रेक भी है, तो जो 1 घंटे का ब्रेक आपने मतलब लेबर्स ने जो 1 घंटे का ब्रेक लिया, आप वो भी उनको पैसा दे रहे हो, है ना? और जबकि उन्होंने काम नहीं किया उस 1 घंटे के अंदर, ठीक है? तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करते थे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, हम उनसे एक्स्ट्रा ओवरटाइम कराते थे, है ना? ओवरटाइम में कराते थे और जो भी हमारी कॉस्ट आती थी उसे हम अपना उस चीज़ में मतलब ओवरटाइम के अंदर हम उसको अपना एब्ज़ॉर्ब कर लेते थे आपका, ठीक है? तो वो चीज़ आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी होगी, ठीक? तो जो भी आपके अननेसेसरी आपकी मूवमेंट है उनको हटा देना, ठीक है? जो भी आपके बॉटलनेक आ रहे हैं मतलब जो भी आपकी स्लो कर रहा है आपके प्रोसेस को उसको हटा देना सिंपल, ठीक? फिर आपको ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल यूज़ करना है जो आपके वेस्टेज को कम से कम करे, ठीक है? क्योंकि कम वेस्टेज आपकी रहेगी तो आपकी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की वो बढ़ेगी। तो इससे भी आपकी कॉस्ट कम हो सकती है ना? कम मटेरियल लगेगा आपको अगर वेस्ट कम है तो। फिर सेकंड आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, है ना? आउटसोर्सिंग में सिंपल क्या हो गया कि आपको जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है आपकी, वो आप किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं करने के लिए और जो कोर एक्टिविटीज़ है उन्हें आप खुद कर सकते हैं, है ना? जैसे कोई भी चीज़ को मान लो पैकिंग वगैरह का या कोई ऐसा काम है, ठीक है? या मान लो कोई कंपनी ऐसे भी करती है कि लॉजिस्टिक का काम किसी और कंपनी को दे देती है, ठीक है? तो जो जो आपकी मेन कोर एक्टिविटी आपकी नहीं है, ठीक है? जो आपका मेन काम है आप उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जो अननेसेसरी आपकी एक्टिविटीज़ है मतलब जो मेन नहीं है आपकी, वो किसी थर्ड पार्टी को आप दे देंगे। तो इससे भी आपकी कॉस्ट कम हो सकती है ना? मान लो आपको वो करने में ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को वो चीज़ करने में कम पैसे लगते होंगे, तो आप वैसे भी चीज़ें कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड अपग्रेड करके भी हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, है ना? जो आपकी ओल्ड टेक्निक है, उसे आप हटा के आप क्या कर सकते हैं, सिंपल न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, है ना? मार्केट में नए-नए प्रोडक्शन प्रोसेस आपके आते हैं, ठीक है? तो इससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल आपको यहाँ भी कॉस्ट रिडक्शन आप अपनी कर सकते हैं। जो भी आपके रिपिटेटिव काम है, ठीक है? उनको आप क्या कर सकते हैं, उन्हें ऑटोमेट कर सकते हैं, है ना? ऐसे काम होते हैं कुछ-कुछ आप जो आपको डेली बेसिस पे करने ही होते हैं, है ना? तो उनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं या आप अपनी जो टेक्निक है, वो आप देख सकते हैं कि मेरे को लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा खर्चा आ रहा है या मेरे को कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, वो चीज़ भी अपना कंपेयर कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। उससे भी आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। जो आपके सप्लायर है, उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि भई रॉ मटेरियल आपसे बल्क में ले लेंगे, ठीक है? या आप अपने जो हमें जो है कुछ वैल्यूएबल कुछ हमें क्या करो डिस्काउंट दे दो, हम ज़्यादा वॉल्यूम में खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है? हम लोग अपने सप्लायर से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, तो उससे भी हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। फिर आप एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं, है ना? कुछ ऐसे आपके मेजर हो सकते हैं जिससे आपको क्या क्या हो जाए एनर्जी सेविंग हो, ठीक है? काफ़ी सारे मेजर आप ऐसे ले सकते हैं जिससे कम कम एनर्जी आप यूज़ करें, है ना? जैसे इक्विपमेंट ले सकते हैं जिसमें कम एनर्जी आपकी यूज़ होती हो, ठीक है? तो जो न्यू ज़्यादातर जो ओल्ड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होती है वो भी ज़्यादा बिजली वगैरह यूज़ करती हैं, ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं। तो जो आपकी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कम एनर्जी में भी ज़्यादा आपका फ़ायदा आपको देती हैं, तो इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका सिंपल सा क्या हो गया कि कम होल्डिंग रखना आपका, ठीक है? होल्डिंग्स को कम करना, ठीक? और जो आपका स्टॉक आउट है उसको मिनिमाइज़ करना, है ना? स्टॉक आउट से भी आपको काफ़ी नुकसान होता है।
तो स्टॉक आउट को कम करना अपना, ठीक है? और एक एफिशिएंट आपको क्या रखनी है, इन्वेंटरी लेवल्स आपको अपने बना के रखने हैं। जैसे आपका अपना ईओक्यू वगैरह पड़ा होगा ना, तो ये सब ऐसी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या आप अपना जिट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जिट सिस्टम में सिंपल क्या होता है, जस्ट इन टाइम होता है। मतलब जिस टाइम पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, इन्वेंटरी में जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट या प्रोडक्शन या जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जिस टाइम पे ज़रूरत है उसी टाइम उसे खरीदते हैं। आप उसे होल्ड करके नहीं रखते, है ना? जब ज़रूरत है तभी आप उसको परचेज़ करते हैं। तो ये भी आपका जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम कॉस्ट रिडक्शन का एग्जांपल देखें अगर, तो इसमें मान लो एक कोई आपकी रिटेलर कंपनी है, ठीक है ना? रिटेल कंपनी है एक आपकी, जो जिसको क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ना उसको हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है उसको। सप्लाई चेन है ना, उसको एनालाइज़ किया गया, ठीक है? तो कंपनी ने आइडेंटिफ़ाई किया कि वो लोग अपनी कॉस्ट को ना कम कर सकते हैं। अगर वो क्या करें, अपनी शिपमेंट को कंसोलिडेट कर दें अगर उसको, ठीक है? जो उनका डिलीवरी रूट्स है, उसको ऑप्टिमाइज़ करके वो चीज़ को कर सकते हैं। या जो नेगोशिएटिंग है उसको बेटर कर दें अपने लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को। मतलब होता है ना कि लॉजिस्टिक का काम कोई थर्ड पार्टी आपको देती है, तो उसके साथ आप सिंपल सी अच्छी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं ना। आपने कोई एफिशिएंट रूट आपको मिल जाए जहाँ आपको कम टाइम लग रहा है ना, जाने में, डिलीवरी वगैरह करने में। और इसके साथ-साथ क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा आप ऑटोमेटेड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ठीक? जो सिंपल सा आपको रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें अपने आप को टाइम पे अलर्ट भी दे देगा कि भई ये मटेरियल हमारा कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें स्टॉक आउट हो रहा है, सब चीज़ें आपको बता सकता है वो। इससे क्या होगा, जो आपकी मैनुअल नीड होती है ना, जैसे आप मैनुअल लोग अगर रखते हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको ज़्यादा खर्चा हो सकता है ना? होता है ऐसे कि टेक्नोलॉजीज़ हमारी होती है, जब हम अगर उसमें मतलब लेबर का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है? और आप ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम को यूज़ करते हैं तो उसमें कम खर्चा आ सकता है। तो इससे आपको जो एक्सेस स्टॉक होगा वो भी आपको कम से कम होगा ना। ज़्यादा स्टॉक रखने से हमारा फंड ब्लॉक होता है, तो वो चीज़ भी हमारे यहाँ पे बच जाएगा। ये कुछ आपके कॉस्ट रिडक्शन मेजर थे, ठीक है? कंपनी अगर इनको यूज़ करेगी तो सिंपल से क्या कर सकती है, अपनी सेविंग कर सकती है बिना क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किए हुए, ठीक? तो इस तरीके से आप कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं और कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना? दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया। अभी जो कॉस्ट कंट्रोल है, वो सिंपल से क्या करता है, कॉस्ट कंट्रोल आपका कॉस्ट को हमें अपनी बजट के अंदर रखना है। ये जो भी हमने प्री स्टैंडर्ड सेट थे हमारे स्टैंडर्ड, उनके अंदर रखना है। और कॉस्ट रिडक्शन में क्या करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है? कम कॉस्ट को, जो जितनी हमारी कॉस्ट लग रही है एक्चुअल में, उससे हमें और कम करना है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें अपनी बढ़ानी है, बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए हुए, ठीक है? क्योंकि अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, ठीक है? तो सिंपल जो हमारे कस्टमर है उस चीज़ को शायद ना खरीदें। तो क्वालिटी को हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन कॉस्ट को कम से कम करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स को हमें यूज़ करना है, ठीक है? तो काफ़ी सारे टेक्निक्स हो सकते हैं कि बुक में और ज़्यादा टेक्निक्स हों, है ना? अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना, उसमें शुरू करेंगे आपका जो बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, ठीक है? उसका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।